नमस्कार भाई, सभी को आपका अपने YouTube चैनल राकेश विजन ये पर एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम क्लास 11th की बुक रामशरण शर्मा NCERT को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको हम कवर करेंगे। फर्स्ट है प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। ये टॉपिक वाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। जो भी कथन असत्य है वो बताना है। प्राचीन काल में प्राकृत भाषा देश भर की संपर्क भाषा लिंगुआ फ्रैंका का काम करती थी। प्राचीन काल के दो महाकाव्य रामायण और महाभारत रचना मूलतः संस्कृत भाषा में हुई। इनकी रचना है जो संस्कृत भाषा में हुई। सम्राट अशोक के शिलालेख केवल प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। हमारे देश का नाम इंडिया अरबी और फारसी भाषाओं में हिंद नाम से विविध हुआ था। तो ये ठीक है। तो इनमें असत्य कौन सा है? सी ऑप्शन असत्य है। सम्राट अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा के अलावा खरोष्ठी और अरामाइक लिपियों में हैं। अशोक के जो अभिलेख है वे ब्राह्मी में और खरोष्ठी में और अरामाइक में और यूनानी लिपियों में हैं। और सबसे ज़्यादा इसके जो अभिलेख थे वे ब्राह्मी लिपि में थे। पश्चिमोत्तर और अफगानिस्तान में इनकी भाषा और लिपि अरामाइक और यूनानी दोनों हैं। अतः कथन सी असत्य है, अन्य तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवर्ती राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है वैसे राजा जिसके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर सिंधु पार तक होता था। सेकंड है सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त दोनों चक्रवर्ती राजा थे। तो इसका ऑप्शन सी दोनों कथन ही सत्य है। व्याख्या देखिए इसकी। हिमालय से कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजाओं को चक्रवर्ती राजा कहा जाता था। अतः कथन एक सत्य है। सम्राट अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया तथा समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देशों के छोर तक पहुंची। इस प्रकार दोनों चक्रवर्ती राजा कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यों के सांस्कृतिक उपादान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। सेकंड है प्राक्य आर्य जातीय उपादान वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं। तो इसका ऑप्शन डी न तो एक है और न ही दो है। उपयुक्त दोनों कथन असत्य है। आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति से आए हैं। प्राक्य आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति के अंग हैं। प्राक्य जो आर्य है ये जातीय उपादान ये दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति के अंग है। नेक्स्ट है भारत में विदेशियों के आगमन का सही कालानुक्रम क्या है। तो सबसे पहले आर्य, उसके बाद यूनानी, उसके बाद शक, फिर हूण, फिर तुर्क आए थे। व्याख्या देखिए इसकी। प्राचीन भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है। इसमें आर्य, यूनानी, शक, हूण, तुर्क आदि अनेक प्रजातियां शामिल थी। ये सभी समुदाय और इनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट आपस में इस तरह निर्सीवर्त हो गए कि आज उनमें से किसी को भी उनके मूल रूप से साफ साफ पहचाना नहीं जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक। फर्स्ट क्वेश्चन इसका अंग्रेजों तथा क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा भारतीय इतिहास तथा धर्म ग्रंथों के अध्ययन में रुचि लेने के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है भारतीय लोगों के रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए।
तो इसका ऑप्शन सी है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि उन्होंने भारत पर अपना शासन मजबूत करने के लिए यहाँ के लोगों के रीति रिवाजों और सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना होगा। क्रिश्चियन मिशनरियों ने भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन करने के लिए उनके धर्म की दुर्बलताओं को जानना आवश्यक समझा, ताकि वे धर्म परिवर्तन करा सके और उनके द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत भी बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है? जर्मन विद्वान एफ मैक्स मूलर ने सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट सीरीज में भारतीय धर्म ग्रंथों का अनुवाद किया। अंग्रेजों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप यह बताया गया कि भारतीय समाज अलौकिक और वैज्ञानिक मान्यताओं पर आधारित था। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद ए कोड ऑफ जेंटुलॉज के नाम से हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी है। भारतीय विद्या के अध्ययन को सबसे अधिक बढ़ावा जर्मनी के विद्वान एफ मैक्स मूलर ने दिया। उन्होंने सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट को कुल मिलाकर 50 खंडों में प्रकाशित किया है। अंग्रेजों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन के फलस्वरूप भारत के लोगों को स्वेच्छाचारी शासन का आदि तथा परलौकिक समस्याओं में डूबे रहने वाले और जाति प्रथा व वर्ण व्यवस्था के सामाजिक कुचक्कर में फंसा हुआ बताया गया है। मनुस्मृति को सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना जाता है। सबसे पहले 1776 में इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ था। अतः कथन 3 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर विलियम जोन्स ने धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विलिकंस ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो इसका ये दोनों कथन असत्य हैं। 1785 ईस्वी में प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में विल्किन्स ने किया था और ईस्ट इंडिया कंपनी के सर विलियम जोन्स ने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक शोध संस्थान की स्थापना की थी। ये कब की थी? 1784 में कोलकाता में की गई थी। और भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद कब हुआ था? 1785 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर विलियम जोन्स ने निम्नलिखित में से किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो किसका किया था? भगवत ये किया था अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया था 1789 ईस्वी में। भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास निम्न में से किस विद्वान ने तैयार किया था? तो किसने किया था? विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने किया था। और ये कब किया था? 1904 ईस्वी में किया था। भारतीय विद्वानों द्वारा भारतीय इतिहास के अध्ययन करने के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अंग्रेज इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास की छवि धूमिल करने के विरोध में भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण करने और समाज को सुधारने के लिए, लोगों को स्वराज प्राप्ति हेतु प्रेरित करने के लिए। तो इसका उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। भारतीय विद्वानों ने, विशेषकर वे जो पाश्चात्य शिक्षा पाए हुए थे, अंग्रेजों द्वारा भारतीय इतिहास को तोड़ मरोड़ कर भारत के अतीत की छवि धूमिल किए जाने से क्रोधित थे। उन्होंने इंग्लैंड के फलते फूलते औपनिवेशिक शासन के विरोध में भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण के लिए अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, भारतीय विद्वान समाज को केवल सुधारना ही चाहते थे, बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास का पुनर्निर्माण इस प्रकार करना चाहते थे कि उससे समाज को सुधारने में मदद मिले, और यह कार्य भारत के लोगों को भारत के इतिहास का ज्ञान करवा कर ही संभव था। नेक्स्ट है, भारतीय विद्वानों ने भारत के लोगों को भारत के स्वर्णिम इतिहास के बारे में अवगत करवाकर स्वराज प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। ए एल बॉसम, इसके ये पुस्तक किन्होंने लिखी थी? वंडर दैट वाज इंडिया, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। डी कोसाम्बी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और राजेंद्र लाल मित्र ने कौन सी लिखी थी? इंडो आर्यंस। के ए नीलकंठ शास्त्री ने ए हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इंडिया को लिखा था। नेक्स्ट है, भारतीय लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का पुनर्निर्माण किया था। हेमचंद्र राय चौधरी ने महाभारत काल से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण किया था। वी.ए. स्मिथ ने प्राचीन भारत के गणराज्यों के अस्तित्व के बारे में बताया था। महाराष्ट्र के रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और विश्वनाथ काशीना राजवाड़े समर्पित विद्वान थे। उन्होंने देश के सामाजिक राजनीतिक इतिहास का पुनर्निर्माण किया था। और आर.जी. भंडारकर ने सातवाहनों के दक्कन के इतिहास का और वैष्णव संप्रदायों के इतिहास का पुनर्निर्माण किया। उल्लेखनीय है कि दोनों महान समाज सुधारक थे और अपने शोध से विवाह का समर्थन किया था उन्होंने, और जाति प्रथा एवं बाल विवाह जैसे कुप्रथा का खंडन किया था। हेमचंद्र राय चौधरी ने महाभारत काल से लेकर गुप्त साम्राज्य के अंत तक प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण किया है। और वी.ए. स्मिथ ने अपने इतिहास लेखन में सिकंदर के आक्रमण के समय में वर्णन किया था तथा इतिहासकार के.पी. जायसवाल ने सिद्ध किया कि प्राचीन काल में यहाँ गणराज्यों का अस्तित्व था जो अपना शासन स्वयं चलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पांडुरंग वामन काणे के कीर्ति स्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश है। देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने सम्राट अशोक पर लेखन कार्य किया है। ए.एस. अल्तेकर ने ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया का लेखन किया है। और डी कोसाम्बी ने अपने लेखन में भारतीय समाज के आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास को प्रस्तुत किया है। तो इसका ऑप्शन सी असत्य है। ए.एस. अल्तेकर और के.पी. जायसवाल जैसे कुछ विद्वानों ने देश को शकों और कुषाणों के शासन से मुक्त कराने में भारतीय राजवंशों की भूमिका का वर्णन किया गया है। इतिहासविद के.ए. नीलकंठ शास्त्री ने ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया का लेखन किया है, अतः कथन सी असत्य है। पांडुरंग वामन का ने संस्कृत के प्रकांड पंडित और समाज सुधारक हुए। उनका विशाल कीर्तिस्तंभ हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र जो 5 खंडों में प्रकाशित हुआ, सामाजिक नियमों और आचारों का विश्वकोश है। नेक्स्ट है, देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर ने भारत के राजनीतिक इतिहास का गंभीर अध्ययन किया। उन्होंने अशोक पर तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक संस्थाओं पर कई पुस्तकों का लेखन किया है। डी कोसाम्बी ने भारतीय इतिहास को नया रास्ता दिखलाया। वे अपना इतिहास विवेचन कार्ल मार्क्स के लेखों के अनुसार करते थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय समाज के आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास में अभिन्न अंग के रूप में प्रस्तुत किया है, अतः कथन डी है जो ये भी सत्य है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा
स्रोतों के प्रकार और इतिहास का निर्माण। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के भौतिक अवशेषों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत में ईंटों के विहार बड़ी संख्या में बनाए जाते थे। पूर्वी भारत में पत्थरों के मंदिर विशेष आकर्षण के केंद्र थे। तो दोनों कथन असत्य हैं। उपयुक्त दोनों कथन असत्य। दक्षिण भारत में पत्थरों से मंदिर बनाए जाते थे। इनके बचे हुए अवशेष उस युग का स्मरण कराते हैं जब देश के दक्षिण भाग में भारी संख्या में इनका निर्माण हुआ था और पूर्वी भारत में ईंटों के विहारों का निर्माण होता था। ईंटों का निर्माण कहाँ पर होता था? पूर्वी भारत में। उल्लेखनीय है कि अधिकांश भौतिक अवशेषों जो कि टीलों के नीचे दबे हुए मिले हैं, इन टीलों में एकल संस्कृति, मुख्य संस्कृति और बहुसंस्कृति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महापाषाण मेगालिथ कहा जाता है? गुफा को, मंदिर को, उपकरण को या कब्र को? कब्र को कहा जाता है। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ें भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण या मेगालिथ कहते हैं। पुरातात्विक अवशेषों के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट है आर्कियोलॉजी प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी देता है। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है और प्राचीन भारत में कागजों की मुद्रा का चलन था। रेडियो कार्बन जैविक पदार्थों के काल निर्धारण की विधि है। तो ऑप्शन सी है इसका। प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, परंतु धातु के सिक्के का चलन था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी और सोने और शीशे के बनते थे। अतः कथन सी असत्य है, जबकि बाकी कथन सत्य हैं। प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी जिस स्रोत से मिलती है उसे पुरातत्व या आर्कियोलॉजी कहते हैं। रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि में जब तक कोई वस्तु जीवित रहती है तो C14 के क्षय की प्रक्रिया के साथ हवा और भोजन की खुराक से उस वस्तु में C14 का समन्वय भी होता रहता है, परंतु जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है तब उसमें विद्यमान C14 के क्षय की प्रक्रिया समान गति से जारी रहती है, लेकिन हवा और भोजन से C14 लेना बंद कर देती है। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? तो इनमें से अशोक के अभिलेख में ये ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरमाइक और एक यूनानी भी हुई है। अशोक के अभिलेख राजादेश के रूप में जारी किए जाते थे। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख अरामाइक तथा ग्रीक दोनों लिपियों में है। अफगानिस्तान से जो प्राप्त अभिलेख है ये अरामाइक और ग्रीक दोनों लिपियों में। अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका अध्ययन पुरालिपि शास्त्र कहलाता है या पेलियोग्राफी कहलाता है। अभिलेख और प्राचीन दस्तावेज की तिथि का अध्ययन पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहलाता है। दोनों कथन असत्य है। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख और पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। पुराने दस्तावेज की जो प्राचीन तिथि के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलियोग्राफी कहा जाता है। और अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है? सम्राट अशोक के अभिलेखों में जनता और अधिकारियों के लिए राजादेश जारी किए जाते थे। बौद्ध, जैन और वैष्णव संप्रदायों ने अनुष्ठानिक अभिलेख बनवाए थे। प्रयाग
प्रस्तियाँ राजाओं की गुण और कीर्तियों की प्रशंसा के अभिलेखों का उदाहरण है। तो सभी कथन सत्य है। अभिलेखों को अपने कोटियों में बांटा गया है। सम्राट अशोक के अभिलेख राजादेशों की कोटि में आते हैं। उनके अभिलेखों में अधिकारियों और जनता के लिए सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक राजादेशों और निर्णयों की सूचनाएं रहती थी। अभिलेखों की दूसरी कोटि में अनुष्ठानिक अभिलेख हैं, जिन्हें बौद्ध, जैन, वैष्णव तथा शैव आदि संप्रदायों के अनुयायियों ने भक्तिभाव से स्थापित स्तंभों और प्रस्तर फलकों, मंदिरों और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण करवाया है। आगे है, अभिलेखों की तीसरी कोटि में वे प्रस्तियाँ हैं जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुणों और कीर्तियों का वर्णन है, परंतु उनकी पराजयों और कमजोरियों का कोई वर्णन नहीं मिलता। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्ती अभिलेख इसी कोटि में आता है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में पढ़ा था। वे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में थे। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में पांडुलिपियाँ प्राकृतिक भाषा में मेषचर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी जाती थी। वेदांगों वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझाने के लिए की गई थी। व्याकरण की रचना पाणिनि के द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन सी है। प्राचीन भारत में पांडुलिपियाँ भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती है, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियाँ मेषचर्म तथा काष्ठ फलकों पर लिखी गई है। अतः कथन एक असत्य है। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए, इसके लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक था, इसलिए इनकी रचनाएं हुई है। ये वेदांग है शिक्षा, उच्चारण विधि, कल्प, कर्मकांड और व्याकरण मतलब निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष। व्याकरण की रचना पाणिनि ने 400 ईसा पूर्व के आसपास की थी। व्याकरण के नियमों का उदाहरण देने के क्रम में पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर अमूल्य प्रकाश डाला है। अतः कथन 3 सत्य है। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम इस प्रकार है। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत सूत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूत्र में साहित्य गद्य में नियम पूर्वक संक्षिप्त रूप में लिखे जाते थे। शूल सूत्र में यज्ञवेदी के निर्माण के मापों का वर्णन किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य है? तो इसका ए व बी दोनों सत्य है। उपर्युक्त दोनों कथन सत्य है। सूत्र में साहित्य गद्य में नियम पूर्वक लिखे जाते थे। संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाते हैं। शूल सूत्र में यज्ञवेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है और ज्यामिति और गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ हुआ है। उल्लेखनीय है कि ऐसे सूत्र जिनमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। कल्प सूत्रों के 3 भाग हैं, शोध सूत्र और ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? जातक कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती है। कौटिल्य द्वारा रचित
अर्थशास्त्र मुख्यतः एक आर्थिक ग्रंथ है। कालिदास की रचनाओं में गुप्तकालीन, उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। बुद्ध के पूर्वजन्मों की कथाओं को जातक कथा कहा जाता है। ये जातक कथा ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी ईसा सन तक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालती है। प्रसंगवंश ये कथाएं बुद्धकालीन राजनीतिक घटनाओं की जानकारी देती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है। यह 15 अधिकरणों में विभक्त है और जिसमें दूसरा और तीसरा अधिक पुराने हैं और इसमें मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र की भी महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास ने अपने काव्य और नाटक लिखे हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध है अभिज्ञान शाकुंतलम, और इस महान सृजनात्मक कृतियों में गुप्तकालीन, उत्तरी और मध्य भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन की झलक मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है। इस साहित्य में मुक्तकों और प्रबंधन काव्यों की रचना मिलती है। तो दोनों कथन ये सत्य है। संगम साहित्य प्राचीनतम तमिल ग्रंथ है। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्रित होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। ऐसी ऐतिहासिक सभा को संगम कहते थे। यह आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य एकमात्र स्रोत है। संगम साहित्य मुक्तकों और प्रबंधन काव्यों की रचना बहुत सारे कवियों ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के विदेशी विवरणों के संदर्भ में से कौन सा कथन है सत्य है। फर्स्ट है सांद्रो कोत्स नाम चंद्रगुप्त मौर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता था। मैगस्थनीज अशोक के दरबार में दूत बनकर आया था। वैंगसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान और ह्वेनसोंग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्षों तक रहा था। उसके द्वारा रचित इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। अतः बी असत्य है जबकि अन्य तीनों सत्य हैं। यूनानी विवरणों में चंद्रगुप्त मौर्य और सांद्रोकोस जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। एक ही ऐसा व्यक्ति था। वैनसोंग 7वीं सदी में हर्ष के शासनकाल में भारत आया था। उल्लेखनीय है कि वह भारत में 16 वर्षों तक रहा। 6 वर्ष तक उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। फाहियान और वैनसोंग दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। फर्स्ट है लेखक है और रचना है। मैगस्थनीज है, ये किसकी रचना है। मैगस्थनीज की रचना कौन सी है, इंडिका। और टोलमी की ज्योग्राफी और पिलनी की नेचुरल हिस्टोरिका और वैनसोंग की सीयू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेखक ने राजतरंगिणी की रचना की थी। तो ये किसने की थी, कलन ने राजतरंगिणी की रचना की थी। इसमें कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह है। एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ रचनाएं हैं। बाणभट्ट की रचना कौन सी है, हर्षचरित। और विल्हन की विक्रमांक देवचरित है। और अतुल की मूषिक वंश और संध्याकर नंदी की रामचरित रचना है। उल्लेखनीय है कि बाणभट्ट के हर्षचरित में राजा हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन का वृत्तांत है। यह गद्य काव्य है
विलन द्वारा रचित विक्रमांक देवचरित में कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम का वर्णन किया गया है। अतुल की रचना मूषिक वंश में मूषिक राजवंश का वृत्तांत है और जिसका शासन उत्तर केरल में था। संध्याकर नंदी के रामचरित में कैवर्त के जाति के किसानों और पाल वंश के राजा रामपाल के बीच की लड़ाई का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संगम साहित्य के पद 8 तोके मतलब 8 संकलनों में विभक्त है। संगम साहित्य के 2 मुख्य समूहों में से एक पट्टिनेडिकल और एक पट्टिनेनकिल कणक्कु है। तो दोनों कथन इसके सत्य हैं। संगम साहित्य के पद 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं जो 8 तोके 8 संकलनों में विभक्त हैं। उल्लेखनीय है कि पद 100 के समूह में संग्रहित है, जैसे पुरनानुरू। संगम साहित्य के 2 मुख्य समूह हैं पेटिनेडिकल और पेटिनेनकिल कणक्कु, और पदपाठ पहला समूह दूसरे से पुराना माना जाता है, इसलिए इसे लौकिक साहित्य के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभों में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया था? तो मेरठ स्तंभ, वैराट स्तंभ, टोपरा स्तंभ या AB दोनों। तो इन दोनों को दिल्ली मंगवाया था। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों में एक मेरठ से और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान से दिल्ली मंगवाया था। एक तो हरियाणा से और दूसरा मेरठ से। तो आज के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।